हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट मेंस के एग्जाम की, जो कि 5512 जो वैकेंसी है, तो उसी का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। आज का ये जो होगा ये 20वां प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, इसके पहले 19 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा वीडियो, चैनल पर जाइए, आपको वहां से उसके सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का शुरुआत करते हैं 20वां प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम फुल प्रैक्टिस सेट देखेंगे सिलेबस के अनुसार। टोटल 100 क्वेश्चन होने वाले इसमें। हिंदी के 30 क्वेश्चन, फिर इसके बाद रीजनिंग के 15 क्वेश्चन, फिर कंप्यूटर के जीएस के 15 क्वेश्चन, फिर कंप्यूटर क्वेश्चन होंगे। इसके बाद सबसे लास्ट में उत्तर प्रदेश स्पेशल 20 क्वेश्चन इसमें होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हिंदी का लेता है। दिया गया है कि पावन का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा। इनमें से कौन सा पावन शब्द का संधि विच्छेद बनेगा, जो कि ऑप्शन में दिया गया है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका ए पार्ट सही है। ठीक है, पौ प्लस अन जो दिया गया है ये होता है इसका संधि विच्छेद पावन। पौ प्लस अन मिलकर पावन बनता है। और ये किस प्रकार के संधि का उदाहरण है? तो ये अयाद स्वर संधि का उदाहरण हो जाता है, अयाद स्वर संधि। तो यहाँ पे आंसर ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, विपत प्लस जाल मिलाकर विपत जाल बनता है और इसमें कौन सी संधि है ये बताना है। ठीक है, विपत जाल में कौन सी संधि है ये बताना है। तो विपत जाल में संधि की अगर हम बात करें तो ये व्यंजन संधि है। ठीक है, यहाँ पे ता का लोप हो जा रहा है और इसके बाद जो पहला अक्षर लास्ट वाले शब्द का है वही आ जाता है। तो इस तरीके से व्यंजन संधि के रूप में हो जाएगा। आंसर बी पार्ट करेक्ट है। यथोचित का संधि विच्छेद अगले प्रश्न में बताना। यथोचित, यथोचित का संधि विच्छेद होता है यथा प्लस उचित, जो कि कहाँ पर लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ सी पार्ट में, तो ये हो जाएगा सी पार्ट इसका सही। ठीक है, यथा प्लस उचित एक किस प्रकार की संधि है? तो ये गुण स्वर संधि है। अगला क्वेश्चन है, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताना। यशोदा में कौन सा संधि है ये बताना। ठीक है, यशोदा में कौन सा शब्द है? यशोदा का संधि विच्छेद जब कर पाएंगे तब आप यशोदा में प्रयुक्त शब्द का नाम जो है जान पाएंगे। यशोदा में कौन सी संधि है? यशोदा में संधि की बात करेंगे तो इसमें से है जो है यशोदा में विसर्ग संधि। ठीक है, इसका जब शून्य विच्छेद करते हैं तो ये बनता है यशः प्लस दा। यशः प्लस दा इसका बनता है और ये विसर्ग आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये विसर्ग संधि के अंतर्गत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से त्रुटिपूर्ण वाक्य कौन सा है? त्रुटिपूर्ण मतलब कि गलत वाक्य, अशुद्ध वाक्य जिसको कह सकते हैं, इनमें से कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है, जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना। तो ये शुद्ध है, ये इसमें कोई गलती नहीं किया गया इस वाक्य में। दूसरा, जब तक मैं नहीं आऊं उस समय तक तुम पढ़ते रहना, तो ये भी सही रूप से लिखा हुआ, इसमें भी कोई गलती नहीं है। तीसरा, जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ते रहना, तो ये भी सही है, इसको भी कहा जा सकता है। चौथा है, जब तक मैं ना आऊं उस समय तक तुम पढ़ते रहना, जो कि ये गलत है। ठीक है, तो ये गलत ऑप्शन आपका डी पार हो जाएगा। इसका शुद्ध रूप से बनता है, जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना। ये जो बीच में उस समय तक लिख गया, उस समय को नहीं लगा सकते इसमें। ठीक है, तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी तीनों ऑप्शन इसके सही हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला प्रश्न है जो कि गद्यांश से आपका क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। गद्यांश को आप लोग पढ़िएगा, इसके बाद क्वेश्चन की तरफ आइएगा। हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप एक बार जरूर गद्यांश को पढ़ लिएगा, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन है, गद्यांश से मानवता के उदय का प्रेरणा स्रोत क्या था? तो आप जब गद्यांश को पढ़ेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा ए पार्ट। मानवता के शोषण और बंधन से मुक्त कराना इसका प्रेरणा स्रोत रहा था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीयता का जन्म कैसे हुआ? तो गद्यांश के अनुसार राष्ट्रीयता का जन्म जो हुआ था, जब उदार मानवतावाद एक राष्ट्र की परिधि में सीमित हो गया, तब जो है राष्ट्रीयता का जन्म हुआ था। तो ये आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपका आंसर यही निकल के आएगा। आठवां क्वेश्चन है, संकुचित राष्ट्रीय भावना का दुष्परिणाम क्या निकला? तो संकुचित राष्ट्रीय भावना का दुष्परिणाम, मानवता धनी और निर्धन दो वर्गों में बट गई थी। ठीक है, मनुष्यता की महिमा किन कारणों से विकृत होगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, संकुचित राष्ट्रीय भावना और परिणाम था महायुद्ध। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताए। तो आप जब गद्यांश को पढ़ेंगे तो उसका शीर्षक जो निकल के आएगा वो आएगा मानवता से राष्ट्रीयता की ओर के बारे में बात किया गया है। तो यहाँ पे आंसर सी पार्ट करेक्ट है। अगले प्रश्न में हमें कौन सा शब्द तत्सम है ये बताना। ठीक है, पंख, पारा, पवन, पकवान, इनमें से कौन सा एक शब्द तत्सम है? बाकी सारे तद्भव हैं, इनमें से बताना है। इनमें से अगर हम देखेंगे तो तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? पवन।
पवन का तद्भव क्या होता है? पवन का तद्भव क्या होता है? पवन होता है, ठीक है। इसके अलावा पंख जो दिया गया है, पंख का तत्सम, पंख जो है तत्सम शब्द है, पंख का तत्सम अगर हम बात करेंगे पंख का तद्भव, तो पंख का तद्भव हो जाता है पंख का तद्भव क्या हो जाएगा? पंख, कौन सा शब्द इसमें तत्सम है? ठीक है, तो पंख का तत्सम पक्ष हो जाएगा। इसमें पंख जो है वो तद्भव शब्द है, पक्ष इसका तत्सम हो जाएगा, ठीक है। पक्ष क्या है? इसका तत्सम हो जाएगा। इसके बाद पारा का शब्द जो है तत्सम कौन सा हो जाएगा? पारा का तद्भव, पारा एक शब्द तद्भव शब्द है, पारा का तत्सम होता है पारद। इसके बाद पकवान का तत्सम क्या हो जाएगा? पकवान का तत्सम होता है पकवान। इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, दो आधाना होगा। इस तरीके से पकवान जो होता है इसका तत्सम होता है। करपट का तद्भव रूप बताना है। अगले क्वेश्चन में हमें करपट का तद्भव रूप बताना है, क्या हो जाएगा? ठीक है, करपट का तद्भव रूप, करपट, करपट का तद्भव रूप होता है कपड़ा। क्या होता है? कपड़ा होता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से तद्भव तत्सम के सर्वोत्तम शब्द युग्म का चयन। इससे मतलब कि कौन सा सही रूप से तद्भव तत्सम के बारे में लिखा गया है, उस वो आंसर क्या हो जाता है? देखिए आज जो लिखा हुआ आज का तद्भव, आज तद्भव शब्द है, आज का तत्सम की अगर हम बात करेंगे तो आज का तत्सम क्या हो जाएगा? आज का तत्सम हो जाएगा अद्ध, अद्ध होता है, ठीक है। और आँच और अद्ध लिखा तो आज का तत्सम क्या होता है? आज का तत्सम होता है अर्ची। तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। घर, घर का तत्सम होता है गृह, तो ये सही है। तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है, ये सही रूप से लिखा। सांचा का तत्सम होता है सच्चक, सच्चक, तो इस तरीके से ये भी गलत था। अभिमानी का विलोम क्या है? अगले प्रश्न में अभिमानी का विलोम बताना है, क्या हो जाएगा? अभिमानी, अभिमानी का विलोम होता है, अभिमानी का विलोम क्या होता है? निराभिमानी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आसक्त का विलोम बताना है। आसक्त, आसक्त का विलोम क्या होता है? आसक्त का विलोम विरक्त होता है, ठीक है। गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द क्या है? गगनचुंबी, गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध रूप से विलोम हो जाएगा तलस्पर्शी। तो आंसर हो जाएगा इसका डी पार्ट, तलस्पर्शी। गौरव का विपरार्थक यानी कि विलोम शब्द ही बताना है। गौरव, गौरव का विलोम या विपरार्थक शब्द होता है लाघव। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से लोकोक्त की चुनिए। इसमें से लोकोक्त बताना है कि कौन सा लोकोक्त है, बाकी सारे मुहावरा हैं, इसमें से कौन सा लोकोक्त है ये बताना, ठीक है। यहाँ पे अंधे की लकड़ी देखेंगे तो एक मुहावरा शब्द है। 9 2 11 होना ये भी मुहावरा है। गले पड़ना ये भी मुहावरा, लेकिन अधजल गगरी छलकत जाए ये जो है क्या आपका लोकोक्त है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आँच न आने देना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा होता है? आँच न आने देना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? जरा भी कष्ट न आने देना, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। चलिए, जिन ढूंढा तिन पाई या गहरे पानी बैठ पैठ लोकोक्ति है, और इस लोकोक्ति का अर्थ बताना क्या हो जाएगा? 20 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका है बी पार्ट, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हमें अमृत का पर्यायवाची बताना, ठीक है। अमृत का पर्यायवाची, अमृत के पर्यायवाची की अगर हम बात करेंगे इसमें तो ए पार्ट से है पीयूष। पीयूष जो होता है वो अमृत का पर्यायवाची होता है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द में अमी आता है, ठीक है, अमीय हो जाता है। सुधा भी पर्यायवाची शब्द है इसका। इसके अलावा जो है सोम पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। सोम के अलावा सुरभोग भी पर्यायवाची शब्द है। फिर इसके बाद आता है शुभा भी पर्यायवाची शब्द है। फिर आता है देवाहार भी पर्यायवाची शब्द है। इस तरीके से इसके जो पर्यायवाची शब्द होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द बताना। अगले प्रश्न में आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द होता है उद्भव, उत्पत्ति, ठीक है। ये सभी जो होते हैं ये आविर्भाव का पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। प्रकट होना ये भी आविर्भाव के पर्यायवाची के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये सभी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से केतु का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं होगा? केतु, केतु के पर्यायवाची बताना, इनमें से कौन सा नहीं होगा? केतु, केतु का पर्यायवाची इनमें से अगर हम देखेंगे तो गृह शब्द जो होता है वो केतु का पर्यायवाची नहीं होता। बाकी झंडा, निशान, पताका, ध्वजा ये सभी क्या होते हैं? ये सभी जो है इसके पर्यायवाची होते हैं। ध्वज या ध्वजा दोनों होते हैं। डी पार्ट में जो लिखा हुआ शब्द वो केतु का पर्यायवाची नहीं होता। अगले क्वेश्चन में बताना है कि बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी। इसमें कौन सा अलंकार होगा? इस पंक्ति में कौन सा अलंकार? 24 में अलंकार की बात करेंगे तो इसमें रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार क्या होता है कि जिसमें
उपमेय और उपमान के बीच कोई अंतर ना हो, मतलब एक समान हो जाते हैं, उन्हें एक समान धर्म से देखा जाता है, उनको एक तरीके से मिला दिया जाता है, तो वहाँ पे रूपक अलंकार मतलब उनके रूप की तुलना कर दी जाती है, तो रूपक अलंकार का होता है। ठीक है, यहाँ पर ऊषा में नागरी का, अंबर में पनघट का और तारा में घट का निषेध रहित यहाँ पे आरोप हुआ है, समानता दिखाई जा रही है, तो इस तरीके से ये रूप अलंकार हो जाएगा रूपक। उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अगर हम अलंकार की बात करेंगे तो वो हो जाएगा प्रतीप अलंकार। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा, और ये जो होता है ये किसका होता है? उपमा अलंकार का उल्टा होता है यहाँ पे। ठीक है, अब ये अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि इसमें उपमा के भागों को उलटफेर करने से, अर्थात उपमेय को उपमान के समान न कहकर उलट करके उपमान को ही उपमेय कहा दिया जाता है, तो वहाँ पे प्रतीप अलंकार होता है। यहाँ पर यमुना के श्याम जल की समानता जो है रामचंद्र के शरीर से जो है रामचंद्र के शरीर से देखकर उसे उपमेय बना दिया गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? प्रतीक अलंकार हो जाता है। किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती? संज्ञा से, क्रिया विशेषण से, या फिर क्रिया से, या फिर विशेषण से। देखिए, शब्दों से अगर शब्द की बात करेंगे तो उसमें वचन की पहचान करना, तो क्रिया विशेषण के शब्दों से वचनों की पहचान नहीं होती। क्रिया विशेषण शब्द कौन कौन से हैं? तो क्रिया विशेषण शब्द की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाता है, जैसे कि सचमुच, ये क्रिया विशेषण शब्द है, इससे आप वचन की पहचान नहीं कर सकते कि एक वचन है कि बहुवचन है। ठीक है, इसी प्रकार ठीक जो शब्द है इससे भी आप नहीं कर सकते पहचान। इसी प्रकार अवश्य शब्द से भी पहचान नहीं कर सकते। इसी प्रकार है यथासंभव, ये भी जो है क्रिया विशेषण शब्द है, इससे भी आप वचन की पहचान नहीं कर सकते। फिर आता है इसी प्रकार सहसा, सहसा भी जो है क्रिया विशेषण शब्द है। तेज शब्द क्रिया विशेषण शब्द आता है। क्योंकि शब्द क्रिया विशेषण शब्द के अंतर्गत आता है। कदापि जो है ये भी क्रिया विशेषण होता है। इसके अलावा तो, हो, ये सभी क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। मात्र, भर। ठीक है, तो इन शब्दों से आप जो है वचन की पहचान नहीं कर सकते, अतः इसलिए ऐसे वैसे सभी। चलिए वचन बदलिए। भाला का वचन बताना, भाला का बहुवचन बताइए। भाला एक वचन में आता है, भाला का बहुवचन क्या होगा? तो भाला का बहुवचन भाले हो जाएगा। स्त्री शब्द का बहुवचन क्या होता है? स्त्री शब्द का बहुवचन होता है स्त्रियां, जो कि आपका लिखा हुआ बी पार्ट में। ठीक है, प्रतिदिन में कौन सा समास है बताना, तो प्रतिदिन में समास की अगर हम बात करें तो इसमें अव्यय प्रकट हो जाए, प्रति शब्द अव्यय होता है, तो यहाँ पे अव्यय भाव हो जाएगा, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। जिस समाज में कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं बहुव्रीहि समास। इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता। ठीक है, तो बहुव्रीहि समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो 46 देखते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बिरजू महाराज कत्थक, बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक, जाकिर हुसैन हारमोनियम वादक, अमजद अली खान सरोद वादक। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सी पार्ट जो दिया गया है जाकिर हुसैन हारमोनियम वादक, तो जाकिर हुसैन हारमोनियम नहीं बजाते थे, जाकिर हुसैन जो थे वो क्या बजाते थे? तबला वादक थे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो गलत ऑप्शन है वो सी पार्ट है, ये तबला बजाते थे जाकिर हुसैन, और बाकी सारे सही हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी कि फेमा 1999 की धारा 37 से की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है? कहाँ के उच्च न्यायालय के द्वारा यह बयान दिया गया? तो ये हुआ है कर्नाटक उच्च न्यायालय में, आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। विजयनगर शासक के कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। ठीक है, यानी कि विजयनगर का जो शासक था कृष्णदेव राय, उसने कुछ कराधान व्यवस्था अपने वहां पर लगाई थी, तो उससे संबंधित कथनों पर विचार करना है। पहला कि भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। दूसरा, कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। यहाँ पे क्या क्या सही हो जाएगा कृष्णदेव राय के कराधान व्यवस्था के बारे में? यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो दोनों सही है पार्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा एक व दो दोनों। सेल्यूकस, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, तो भारतीय किस राजा ने हटाया था? ठीक है, तो ये इनको हटाया गया था जो है चंद्रगुप्त के द्वारा, तो चंद्रगुप्त आंसर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में स्लम जनसंख्या की हिस्सेदारी कितनी है? स्लम जनसंख्या की हिस्सेदारी की अगर हम बात करेंगे तो 9.5% आता है, यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया? पहले उसका नाम क्या था? द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद उसका राष्ट्रीयकरण किया गया, इसके बाद उसका नाम जो रखा गया, उसका नाम क्या था उस बैंक का? तो भारतीय स्टेट बैंक का था। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI इसको कहते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फाउंडेड कब हुआ? 1 जुलाई 1955 को। इसका पहले नाम होता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है,
ये हो गया। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अभी जो अगर हम बात करें इसके चेयरमैन की, तो उनका नाम क्या है, तो दिनेश कुमार खारा। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है इनमें से, तो वो है उच्चतम न्यायालय। ठीक है, उच्चतम न्यायालय को माना जाता है। मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक जो है मूल अधिकार दिए गए। टोटल मूल अधिकार कितने हैं, 6 हैं। और इनका रक्षा कौन करता है, इनका रक्षा जो है या अभिभावक, संविधान का अभिभावक, तो उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेरी स्केपिंग। जेरी स्केपिंग किससे संबंधित संकल्पना है, जेरी स्केपिंग। जेरी स्केपिंग स्केपिंग की अगर हम बात करेंगे जेरी स्केपिंग की, तो ये जो है जल बचाव से संबंधित, भू सुदर्शनीकरण से संबंधित है। तो यहाँ पे आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस मनाते हैं हर वर्ष 3 दिसंबर को। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारत और किस देश ने आर्थिक सहयोग के लिए 4 सूत्री रणनीति पर जो है सहमति व्यक्त की है, तो किस देश के साथ किया गया, तो ये श्रीलंका के साथ हुआ। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। किस संगठन को ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023 प्रदान किया गया, उस संगठन का नाम क्या था, उस संगठन का नाम है IRINL। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट। किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है, तो यह आंसर हो जाएगा डी पार्ट, भारत के राष्ट्रपति। आंसर डी पार्ट। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत किया गया था 8 अप्रैल 2015 को। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है, ठीक है, तो इसकी तरंग दैर्घ्य पर क्या असर पड़ेगा, ये बताना है। अगर किसी तरंग की आवृत्ति बढ़ाएंगे तो उसका तरंग दैर्घ्य में क्या परिवर्तन होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो उसका तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा, घट हो जाएगा, क्योंकि घट जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार को निम्नलिखित में से किसके संरक्षण में रखा जाता है, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार को भारतीय रिजर्व बैंक के संरक्षण में रखते हैं। तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन सही है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व जो है किसने किया था, तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व जो किया गया था वो थे स्वामी विद्यानंद। यहाँ पे आंसर जो है ए पार्ट हो जाएगा। असहयोग आंदोलन की शुरुआत, औपचारिक शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1920 को, इसकी औपचारिक शुरुआत हुई थी। इसके बाद 4 सितंबर 1920 को जो है कलकत्ता, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में एक प्रस्ताव के दौरान ये पारित हुआ। इसके बाद ये जो है घटना घटित हुआ, चौरी चौरा घटना, आप लोग जानते होंगे, वो 1922 में हुआ था, जिसके फलस्वरूप जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। किस यंत्र की सहायता से मानचित्र को बढ़ाया अथवा घटाया जा सकता है, तो उस यंत्र का नाम क्या है, तो उस यंत्र को हम कहते हैं पेंटोग्राफ। क्या कहते हैं, पेंटोग्राफ। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 वर्षीय बचत योजना के तहत कितने प्रतिशत की वार्षिक ब्याज अप्रैल 2023 में निर्धारित किया गया है, तो यह निर्धारित किया गया है 8.2%। तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट, 8.2%। ठीक है, अगला प्रश्न है, आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो यह स्थापित किया जाएगा नोएडा में। ठीक है, कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर प्रोजेक्ट से जुड़ी है इनमें से, तो वो अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है सर्न। सर्न एजेंसी जो है ये फ्यूचर कोलाइडर प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई, सर्न। ठीक है, सर्न कंपनी की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1954 में हुआ था, यूरोपीय यूनियन के द्वारा किया गया। ठीक है, यूरोपीय यूनियन के द्वारा किया गया था। इसका फुल फॉर्म बनता है यूरोपीय परमाणु अनुसंधान। ठीक है, फाउंडर्स मेंबर में इसमें स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इटली, इसके अलावा जर्मनी, स्वीडन, ठीक है, ग्रीस, नीदरलैंड हो गया, बेल्जियम है, नॉर्वे, डेनमार्क, यूगोस्लाविया, सभी जो है इसके फाउंडर मेंबर्स हैं। अब क्वेश्चन कंप्यूटर से होंगे। वॉकी टॉकी किस संचार चैनल का एक उदाहरण है, वॉकी टॉकी की अगर हम बात करें तो ये जो है हार्ड डुप्लेस संचार का उदाहरण हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सीपीयू का वो भाग जिसमें सर्किटरी लगा होता है और जो स्टोर्ड प्रोग्रामों को पूरा करने या एग्जीक्यूट करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेत का प्रयोग करता है, उसे किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम जानते हैं कंट्रोल यूनिट के नाम से। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। टाइपिंग के दौरान गलती हो जाने पर निम्नलिखित में से किस कुंजी को दबाकर गलती को मिटाया जा सकता है, तो टाइपिंग जब हो रही है तो उसको अगर मिटाना है गलती
की गई तो उसको हम बैक स्पेस के माध्यम से मिटा सकते हैं। बैक स्पेस बटन होता है, उसको दबाएंगे, मिट जाएगा। सीपीयू से संबद्ध उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है क्या कहलाते हैं? तो उनको कहा जाता है पेरिफेरल्स। क्या कहते हैं? पेरिफेरल्स कहते हैं। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से क्या वायरलेस संचार की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता? इनमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 70 का ए, संकेत छीड़न। ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए पार्ट। एमएस वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्रमशः इस संयोजन कुंजियाँ प्रयुक्त होती है। कौन सी कुंजियाँ प्रयुक्त किया जाता है? तो कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल बी का प्रयोग करते हैं। तो बी पार्ट इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर इसमें से नहीं होता? तो वो है एम एस वर्ड। एम एस वर्ड जो होता है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एम एस वर्ड, बाकी सारे डेटाबेस हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो निम्न में से कौन सा है जो निम्न में से कौन सा है जो एक किसी मतलब फोटो को या पिक्चर को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन या पर जो है चित्र और टेक्स्ट भेज कर प्राप्त कर सकते हैं? तो वो होता है फैक्स मशीन। ये फैक्स मशीन के द्वारा किया जाता है। आंसर बी पार्ट करेक्ट है। हैकर का क्या अर्थ होता है? हैकर, हैकर मतलब वह व्यक्ति जो डेटा तक अनधिकृत अनऑथराइज तरीके से पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटरों का जो यूज करता है उसको हम कहते हैं हैकर। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्रामीण भारत में भारत नेट निम्नलिखित में से किसकी पेशकश कर रहा है? तो वो हो जाएगा इसका आंसर बी पार्ट, इंटरनेट कनेक्टिविटी। इंटरनेट कनेक्टिविटी पेशकश कर रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में ओसीआर का अर्थ है, क्या अर्थ होता है? तो ओसीआर मतलब इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, रिकॉग्निशन। तो यहाँ पे आंसर में लिखा हुआ है हिंदी में प्रकाशिक लक्षण अभियान इसको कह सकते हैं। ठीक है, बाइनरी संख्या प्रणाली को क्या कहते हैं? बाइनरी संख्या प्रणाली जो होती है वो द्विधारी बेस 2 संख्या प्रणाली होती है, क्योंकि उसमें दो ही संख्या प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन सी है? 0 और 1। तो इसलिए इसको बेस 2 संख्या प्रणाली कह सकते हैं। कंप्यूटर शब्दावली में पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? पीडीएफ, पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ऑफिस के कामों में प्रयोग किए जाने वाले स्टैंडर्ड लैपटॉप में रैम के आकार की आम परास क्या होती है? तो इसको अगर हम बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा। ये 4 GB और 16 GB होती है। निम्न में से कौन सा ब्लॉक डिवाइस नहीं? इनमें से ब्लॉक डिवाइस, इसमें से कौन सा एक नहीं होगा? तो वो है रैम। रैम ब्लॉक डिवाइस नहीं होता। ठीक है, चलिए अब उत्तर प्रदेश क्वेश्चन। वर्ष 2023 में बर्जर ग्रुप एशिया की सबसे बड़ी पेंट फैक्ट्री उत्तर प्रदेश किस जिले में लगने जा रही है? उस जिले का नाम क्या है? तो उस जिले का नाम है हरदोई जिला। आंसर इसका जो है क्या हो जाएगा? बी पार्ट। हरदोई जिला वही है जहाँ पे सांडी पक्षी अभ्यारण्य भी पाया जाता है, स्थित है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार की बात करेंगे तो सिंगरौली क्षेत्र में। ठीक है, बी पार्ट। सिंगरौली और सोनभद्र क्षेत्र ये दोनों जो है मध्य प्रदेश और यूपी बॉर्डर पर मिलते हैं, तो वहां से मिलता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सामान्य रूप से प्रदेश की जलवायु क्या है? सामान्य रूप से प्रदेश की जलवायु जो है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है राजा टिकैत राय नवाब आसफउद्दौला के जो है अर्थ मंत्री थे। दूसरा, अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था, जो कि गलत है। और इसमें सही बताना तो ना तो एक ना तो दो। राजा टिकैत राय जो थे नवाब आसफउद्दौला के क्या थे? अवध के दीवान थे। 1791 से लेकर 1796 तक जो है ये अवध के दीवान रहे थे। उत्तर प्रदेश किस शहर में 3500 करोड़ रुपए की लागत से 700 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट लगाया जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, कानपुर नगर में लगवाया जाएगा। वुमेन पावर लाइन 1090 योजना प्रारंभ कब हुई थी? ह्यूमन पावर लाइन 1090 योजना जो है ये 15/11/2012 को प्रारंभ किया गया था, यानी कि 15 नवंबर 2012 को। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आगरा में। यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट, आगरा में। मिलान करना है। ठीक है, कनक भवन कहाँ पर स्थित है? कनक भवन जो पड़ेगा ये आपका अयोध्या में पड़ता है। कामतगिरी पर्वत जो पड़ता है ये कहाँ पड़ता है? तो ये चित्रकूट में है। कालिंजर दुर्ग या कालिंजर किला ये बांदा जिले में है। और देवा शरीफ जो पड़ेगा ये कहाँ पड़ेगा? बाराबंकी में। तो इस तरीके से मिलान करने के लिए भी आते हैं जो आपको याद रखना है। ठीक है, बी पार्ट इसका है सही।
उत्तर प्रदेश के कुल भौतिक क्षेत्र का लगभग कितना परसेंट भाग वन और वृक्षों से घिरा हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में अगर देखेंगे तो ये आंसर हो जाएगा इसमें लगभग 7%। ठीक है। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य जो है इसमें से अगर देखेंगे तो धोबिया, राय, सारा तीनों हैं, तो ऊपर तो सभी डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किसने किया था? चित्रकला को मुगल शैली का आरंभ की बात करेंगे तो हुमायूं के द्वारा ये सर्वप्रथम शुरुआत किया गया था, तो बी पार्ट इसका करेक्ट। ठीक है। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की थी? किसान बही योजना लागू किया गया था 1992 में। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सरकारी समिति की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था, मतलब कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद यानी कि अब प्रयागराज जिसको कहते हैं वहाँ पर हुआ था। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है इनमें से? तो वो हो जाएगा फूलों का। ठीक है। बाकी गेहूं, गन्ना, आलू सब प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश रखता है। फूलों में जो है तमिलनाडु प्रथम स्थान आता है। भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है? तो वो पड़ता है 15%। आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम देखेंगे तो वो हो जाएगा लगभग 16.16%। ठीक है। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियां सोनाकर एवं कैमूर ये किन जिलों में स्थित है बताना। ठीक है। सबसे ऊंची पहाड़ियां जो सोनाकर एवं कैमूर हैं ये किन जिलों में स्थित है? तो ये दोनों पड़ेंगे मिर्जापुर, सोनभद्र जिले में। आंसर हो जाएगा सी पार्ट। सामान्य रूप से प्रदेश की जलवायु क्या है? सामान्य रूप से प्रदेश की जलवायु जो होती है वो है उष्णकटिबंधीय है। ठीक है। वर्ष 2011-12 में दुग्ध का सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस राज्य में हुआ? तो ये हुआ था सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। अब ये 2011-12 के कोई पेपर में आया होगा। अभी वर्तमान में अगर देखेंगे तो पहला स्थान उत्तर प्रदेश का, दूसरा स्थान राजस्थान का है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हारमोनियम श्रीराम श्रीवास्तव ब्रज रास नृत्य है। मिर्जापुर क्षेत्र में बिरहा गाया जाता है। गायकी के क्षेत्र में मुबारक अली खां का नाम आता है। इसमें अगर हम देखेंगे तो गलत जो ऑप्शन है वो ए पार्ट है। श्रीराम श्रीवास्तव जो है वो हारमोनियम वादक नहीं। हारमोनियम के प्रसिद्ध वादक का नाम है पंडित तुलसीदास बोरकर। ये जो है ये प्रसिद्ध हारमोनियम वादक है। ठीक है। तो इस तरीके से गलत ऑप्शन जो होगा ए पार्ट हो जाएगा। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है। और आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।